हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग से रिलेटेड है। तो अभी इवनिंग में जो है आज ही आपका रिजल्ट आ चुका है एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग का। तो जिसने भी अभी तक रिजल्ट को चेक नहीं करा वो रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। पीडीएफ जो है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग रिजल्ट आने के बाद जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, आपके एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से रिलेटेड, तो सभी क्वेश्चंस के जो है मैं आंसर दूंगा। उससे पहले जो है मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि कल जो है एक लाइव सेशन हम लोग रखेंगे। ठीक है, कल जो है मैं शाम को 6 बजे के आसपास जो है मैं लाइव आऊंगा यूट्यूब पर ही। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, वो आप मुझसे लाइव सेशन में पूछ सकते हैं चैट के थ्रू। ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी इतना जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे लिए रिप्लाई करना, तो उसमें भी जो है टाइम लग जाता है। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे तो आप मुझसे लाइव सेशन में पूछ लेना। कल जो है शाम को हम लोग 6 बजे के आसपास जो है लाइव सेशन रखेंगे। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब मैं लाइव आऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो डिस्कशन बेसिकली होगा कि आपका जो रिजल्ट आ गया है उसके ऊपर पूरा एनालिसिस होगा और बाकी एडमिशन प्रोसेस जो है वो किस तरीके से रहने वाला है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। बाकी कितनी तारीख तक जो है आपको एडमिशन करा लेना है और सेकंड काउंसलिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो जिसका आज रिजल्ट में नाम आ गया है वो भी इस वीडियो को पूरा देखें और जिसका नहीं आ गया वो भी देखें। ठीक है, क्योंकि वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जिसने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा था। तो यहां पर आप देख सकते हो सभी के आगे ये मतलब आपने रिजल्ट चेक कर लिया होगा जो भी आपको इंस्टीट्यूट जो है वो अलॉट हुआ है। ठीक है, और ये एनआर और एनपी का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इसका मतलब है कि ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा था और अब ये पार्टिसिपेट कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जिसने फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा वो सेकंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओपन राउंड की काउंसलिंग में भले ही जो है चांस मिल जाए, लेकिन फिर ये कि तब तक सीट्स काफी कम बची होती हैं और ओपन राउंड की काउंसलिंग में शायद ऐसा होता है कि जिसको फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो चुकी है वो शायद ओपन राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये मैं अभी 100% श्योर नहीं हूं। जहां तक मुझे प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग याद है उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूं। फिर भी अगर मुझे इस पर कोई डाउट है तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा अपनी अपकमिंग वीडियोज में। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये मतलब सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो हैं। और मतलब एक चीज और भी है कि आपका एक ये भी डाउट है कि जैसे फर्स्ट काउंसलिंग में जो हमको कॉलेज मिला है, ठीक है, तो कॉलेज अगर मिला है उसके बाद सेकंड काउंसलिंग में जो हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर हम फर्स्ट काउंसलिंग में जाके एडमिशन ना कराएं। तो देखो, पहली चीज तो आप ये समझ लेना कि फर्स्ट काउंसलिंग में जहां पर भी आपको सीट मिली है वहां पर जाके आपको एडमिशन करवाना मैंडेटरी है। अगर आप एडमिशन नहीं करवाओगे अपना तो ना तो आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो और ना ही आपके सीट अपग्रेड होने के कोई चांसेस रह जाते हैं। मतलब आप काउंसलिंग से जो है बाहर हो जाओगे अगर आपने अपना एडमिशन नहीं करवाया जो इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है। तो एडमिशन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, भले आपको कहीं पर भी मिला हो। आप कुछ ऐसे कैंडिडेट है, किसी का कमेंट देखा था मैंने कि वो शायद राजस्थान से बिलोंग करते हैं लेकिन उनको मंगलागिरी वाला इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है। तो आई थिंक मंगलागिरी जो है वो आंध्र प्रदेश में है। तो आपको किसी भी तरीके से वहां जाके फिजिकल वेरिफिकेशन जो अपने डॉक्यूमेंट्स का करवाना ही पड़ेगा। अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने ही पड़ेंगे और एडमिशन करवाना पड़ेगा। अगर आप नहीं करवाते हो वहां जाकर तो क्या होगा, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो ये चीज आपको पहले सोचनी चाहिए थी कि अगर आपने पहले ही, मैंने बोला था काउंसलिंग में जब चॉइस फिलिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि दूर के इंस्टीट्यूट तभी भरना जब आप जा पाओ और नहीं जा सकते हो तो मत भरना। अब वो आपने अगर ऐसी गलती की है तो आपको जो है उसके आउटकम्स जो है वो फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो ये कट ऑफ रैंक्स हैं। अनरिजर्व्ड से 912 है, ओबीसी से 1298 है, एससी कैटेगरी से ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो काफी ज्यादा ऊपर है इस बार अनरिजर्व्ड कैटेगरी से भी थोड़ी रैंक, वो इसलिए क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा है। ठीक है, बाकी किसी के आगे अगर FCNA लिखा हुआ है तो इसका मतलब है फील्ड चॉइस नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो मतलब उन्होंने जो भी चॉइसेस भरी होंगी उसके अकॉर्डिंग उनको नहीं मिल पाया जिसने लिमिटेड चॉइसेस फिल करी हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं। द लिस्ट इंक्लूड्स ऑल कैंडिडेट्स हु वर एलिजिबल फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। ठीक है,
तो फर्स्ट राउंड की सीट एलोकेशन के लिए जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल थे उनकी लिस्ट है ये। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, वो आपने पहले ही अपलोड कर लिए थे, तो जिसका वेरीफाई हो चुका है, ठीक है, तो उसका सही है, उसको वही वाला ले जाके अपना वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन उसको करवा लेना होगा। उसके बाद लिखा है कि कैंडिडेट्स हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन आर नॉट एलिजिबल फॉर द सेकंड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन बट कैन पार्टिसिपेट इन द ओपन राउंड ऑफ सीट एलोकेशन, ठीक है। तो यही मैंने अभी आपसे बात बोली कि सेकंड राउंड में वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करा था, लेकिन वो ओपन राउंड की काउंसलिंग में कर सकते हैं। अब एक डाउट सभी का ये भी है कि ऑफर लेटर जो है वो कब डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट्स इसके लिए भी परेशान हो रहे थे। रिजल्ट जैसे आया वो ऑफर लेटर ढूंढने चले गए वेबसाइट पे। तो ऐसा होता है कि रिजल्ट जब आपका डिक्लेयर हो जाता है तो इमीडिएटली जो है ऑफर लेटर और जो अलॉटमेंट लेटर होता है वो अपलोड नहीं किया जाता। कल मॉर्निंग में 10 से 12 बजे के बीच में जो है आपका अलॉटमेंट लेटर जो है वो अपलोड हो जाएगा। मतलब कल सुबह आप 11 बजे के बाद कभी भी चेक कर सकते हो, आपका अलॉटमेंट लेटर जो आपको दिख जाएगा वहां पर, ठीक है। तो उसकी कोई टेंशन लेने की इतनी जरूरत नहीं है। उसके बाद लिखा है फॉर द सेकंड राउंड द ऑर्डर ऑफ सीट एलोकेशन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट यूज फॉर द फर्स्ट राउंड विद नो फर्दर चेंज ऑन चॉइसेस ऑब्टेन बिफोर फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। तो देखो सेकंड राउंड का जो सीट एलोकेशन होना है उसमें आप चॉइसेस को ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। जो चॉइसेस आपकी फर्स्ट राउंड की वही आपकी सेकंड राउंड की भी रहने वाली है। तो एक चीज ध्यान रखना कि अभी जो फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हुई है, जिस भी कॉलेज में अलॉट हुई है, तो सेकंड राउंड में होगा ये कि सेकंड राउंड में जब अगर आप पार्टिसिपेट करने को रेडी होते हो, मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा दो ऑप्शंस आपको चूज करने पड़ेंगे, दो में से एक, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन जो है ये वाला चूज करते हो कि मैं अपनी सीट पर एडमिशन ले रहा हूं, ये ले रही हूं, ठीक है, और उसके बाद जो है मुझे सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करना है, तो होगा ये कि सेकंड राउंड में जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो दो केसेस हो सकते हैं। या तो आपका इंस्टीट्यूट जो वो अपग्रेड हो जाएगा, यानी कि अभी मान लो सपोज किसी को एम्स भटिंडा मिला हुआ है, ठीक है, उसका एम्स भटिंडा वाला जो चॉइस था वो 5th नंबर पे था, तो 5th नंबर की चॉइस जो है वो एम्स भटिंडा है। तो अगर वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करता है कैंडिडेट, तो क्या होगा कि ऊपर की जो आपकी 4 चॉइसेस थी भटिंडा से पहले वाली, उनमें से ही कोई ना कोई कॉलेज आपको मिलेगा। भटिंडा के नीचे जितनी चॉइसेस थी उनमें से जो आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहला केस तो ये होता है कि भटिंडा से ऊपर वाली जो 4 चॉइसेस हैं वो आपको मिल जाएंगी जो आपने फिल करी है वहां पर। दूसरा केस ये होता है कि अगर आपको मतलब वहां पर कोई सीट खाली नहीं बची और आपकी मेरिट उसके अकॉर्डिंग नहीं बन पाई है, तो क्या होगा, आपका भटिंडा में ही एडमिशन रहेगा, आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छे से समझ लो कि जहां पर अभी आपको सीट अलॉट हुई है, तो पहला केस तो ये बनता है कि आपका सेम वही कॉलेज रह सकता है। और मान लो अगर सीट अपग्रेड हो जाती है तो जो आपने चॉइसेस फिल करी थी, तो जहां पर अभी आपका एडमिशन होने वाला है या जहां पर अभी सीट अलॉट हुई है, तो उससे ऊपर वाले जो लिस्ट में कॉलेजेस थे जो आपने सिलेक्ट करे थे, उनमें से ही आपको कोई ना कोई कॉलेज मिलेगा। उससे नीचे वाला आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा जो आपने चॉइस फिल करी थी या जिस पर आपको अभी सीट अलॉट हुई है, ठीक है। तो ये डाउट आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और उसके बाद है मेडिकल एग्जामिनेशन एंड अदर एडमिशन फॉर्मेलिटीज ओनली फॉर एम्स न्यू दिल्ली विल बी डन ऑन 7th of October 2022 एट कॉन्फ्रेंस हॉल एम्स न्यू दिल्ली एट sharp 9 AM, ठीक है। तो देखो जिसका एम्स दिल्ली में हुआ है उनको मेडिकल जो भी मतलब ये क्या बोलते हैं मेडिकल फॉर्मेलिटीज है, ये 7th of October को करानी है, ठीक है। और उसके बाद जो है प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड बीएससी ऑनर्स नर्सिंग सीट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन, ठीक है। तो क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है ये मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूं, मतलब पैरामेडिकल वालों के लिए भी किया, आप लोगों के लिए भी किया था मॉक राउंड में, फिर भी एक बार मैं शॉर्ट में यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होगा तो मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज मैं कल ऑनलाइन कल जो है लाइव आऊंगा ही, तो उसमें भी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो देखो यहां पर लिखा है ऑल कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट एट एनी एम्स इन द फॉलोइंग इन द फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन थ्रू द ऑनलाइन सीट एलोकेशन पोर्टल बाय विजिटिंग एट द वेबसाइट aimsexams.ac.in and actively exercise one of the following options by 5 PM on 6th October 2022. Failure to select any of the option is below will lead to cancellation of the allocated aims and the candidate will become ineligible for participate in second round, ठीक है। तो देखो होगा ये कि अभी वो ये दोनों ऑप्शंस नहीं आ रहे होंगे, वो भी कल मॉर्निंग में आ जाएंगे। सारा काम मॉर्निंग तक चेक करना, ठीक है। आपका अलॉटमेंट लेटर, ऑफर लेटर, ये सारी चीजें मॉर्निंग तक अपलोड हो जाएंगी और आपके पास और 2 ऑप्शंस आएंगे चूज करने के लिए, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, ठीक है।
तो जो आपको सीट अलॉट हुई है उसके बेसिस पे आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना होगा। ऑप्शन 1 ये बोलता है कि जहां पर आपको सीट अलॉट की गई है आप उसको एक्सेप्ट करते हो और बाकी जितने फर्दर राउंड ऑफ सीट एलोकेशन होंगे, चाहे वो सेकंड राउंड हो, थर्ड राउंड हो, ओपन राउंड हो, जितने भी राउंड होंगे उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हो। तो एक चीज तो ये होती है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन 2 ये बोलता है कि आप जो हो वो वाली सीट अलॉट कर रहे हो जो अभी आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में मिल गई है, वहां पे जाके आप एडमिशन लोगे और उसके बाद भी आप अपकमिंग राउंड जो यानी कि सेकंड राउंड है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपको ऑप्शन 2 चूज करना है, ठीक है। अब ऑप्शन 2 चूज करने के कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो आपको पहले से पता होने चाहिए, ठीक है, जिसके बारे में आपको अच्छे से समझना चाहिए कि सेकंड ऑप्शन अगर हम चूज करते हैं तो क्या होगा। ऑप्शन 1 को चूज करने में कोई रिस्क नहीं है। ऑप्शन 1 अगर आप चूज करते हो और आपने जाके एडमिशन ले लिया, आपका पूरा प्रोसेस खत्म हो गया यहां पर, ठीक है। ऑप्शन 2 में क्या है, आपने चूज करा ये ऑप्शन, यानी कि आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। अब होगा ये कि सेकंड राउंड की जब काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा तो उसमें क्या होगा, जो भी आपको एम्स मिलेगा कौन सा, वही जो आपकी अभी वाला जो कॉलेज है उससे ऊपर जो लिस्ट में है, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में मिलेगा उनमें से कोई, ठीक है। लेकिन जो भी कॉलेज मिलेगा आपको वहां पर जाकर एडमिशन लेना ही पड़ेगा। और क्या होगा कि जब आपको दूसरा कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आपकी सीट अपग्रेड जब हो जाएगी सेकंड राउंड की काउंसलिंग में, तो जहां पर अभी आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में सीट मिली है, जहां आप एडमिशन ले लोगे, वहां की सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। वो सीट आपके हाथ से चली जाएगी और अब आपको जो है दोबारा से जाके एडमिशन करवाना पड़ेगा, कहां पर, जहां पर आपको सेकंड राउंड में सीट अलॉट होगी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। और अगर क्या करते हो कि आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग का जब रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद जो है आपने उस वाले एम्स में एडमिशन अपना नहीं करवाया जो आपका अपग्रेड होके मिला है, तो आपको 1 लाख रुपए की पेनाल्टी जो है पे करनी पड़ेगी। तो इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखना और ये मत सोचना कि 1 लाख रुपीज की पेनाल्टी वो लोग कैसे लेंगे, उनके पास आपकी सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। तो वो 1 लाख रुपीज जो वो कैसे भी, मतलब ये लीगली उन्होंने लिखा हुआ है, तो ये मत सोचना कि वो हमसे वसूलने कैसे आएंगे। तो ये सब चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो 1 लाख रुपीज की पेनाल्टी होगी, कब होगी, जब सेकंड राउंड की सीट आपको मिलती है और आप वहां जाकर एडमिशन नहीं लेते हो। तो ऑप्शन 2 जो है बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना कि हमने यहां पर, जहां पर हमने फर्स्ट राउंड में हमको सीट जहां मिले हमने एडमिशन ले लिया है, लेकिन सेकंड राउंड में हम तभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं जब हमें यह पता है कि सेकंड राउंड में जहां पर भी हमें कॉलेज अलॉट होगा और होगा उन्हीं एम्स कॉलेजेस में से जहां जो आपकी लिस्ट में ऊपर है, उस वाले कॉलेज से जो अभी आपको फर्स्ट राउंड में मिला हुआ है, ठीक है। तो ये सब अच्छे से सोच लेना, उसके बाद ऑप्शन 2 पर क्लिक करना, ओके। तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। बाकी यहां पर इंस्ट्रक्शंस जो लिखे हैं उसमें मेन पॉइंट मैं बता देता हूं कि है क्या। आपको जो है 6 अक्टूबर 2022 तक जो भी आपको एम्स अलॉट हुआ है वहां पर जाकर अपना एडमिशन करवा लेना है। अब देखो आज 29 है, तो 29 की शाम को तो रिजल्ट आ ही गया, मतलब आज का दिन तो चला ही गया। कल 30 अक्टूबर हो गया, कल फ्राइडे है, उसके बाद 1 को जो है सैटरडे है और उसके बाद सेकंड को तो सबकी छुट्टी होगी ऑल इंडिया, क्योंकि वो गांधी जयंती है और ऊपर से संडे भी है, ठीक है। तो सेकंड को जो है 2 अक्टूबर को एडमिशंस नहीं होंगे, 99% यही है, क्योंकि 2 अक्टूबर को जो है नेशनल हॉलीडे है। तो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हो गए, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होंगी, सब बंद रहती हैं। तो ये मत सोचना कि एडमिशन होंगे। तो 2 अक्टूबर के हिसाब से कोई भी एडमिशन करवाने नहीं जाएगा, ठीक है। तो कल का दिन है आपके पास 30 का, फर्स्ट का दिन है, यानी कि 1 अक्टूबर सैटरडे का। उसके बाद 3 को होगा, फिर 4 को होगा, फिर शायद दशहरा वगैरह की छुट्टी है। तो ये सब अपनी प्लानिंग अभी अच्छे से कर लो, इमीडिएट प्लान बनाओ, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जाके एडमिशन करवा लो। क्योंकि क्या है कि जितना जल्दी आप चले जाओगे, इनकेस आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई गड़बड़ी निकलती है तो वो आप उसको ठीक करवा सको। मान लो कि किसी के डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी होगी, मान लो कोई स्कूल की कोई भी चीज है या कुछ भी है, और ऐसा हो गया कि उसके लिए मतलब थोड़ा सा टाइम चाहिए, लेकिन आपको वापस घर जाना पड़ेगा वो ठीक करवाने के लिए, तो आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपना एडमिशन जरूर करवा लेना, ठीक है। तो बाकी दशहरा की छुट्टी देख लेना, उस दिन शायद इंस्टीट्यूट बंद ही होगा, और 2 अक्टूबर को तो बंद ही होगा, ठीक है। बाकी अपने हिसाब से देख लेना। तो 6 अक्टूबर तक जो है आपको एडमिशन करवाना होगा। शाम को 5 बजे जो है क्लोज हो जाएंगे एडमिशन 6 अक्टूबर को, उससे पहले ही आपको करवाना होगा। और ये ऑप्शन जो चूज करना है वो आपका कल से शायद ओपन हो जाएगा, या क्या पता अभी हो गया हो, लेकिन उसको अच्छे से सोच विचार करके तभी सिलेक्ट करना,
ठीक है। बाकी अलॉटमेंट लेटर और ऑफर लेटर वो भी आपको कल मिल जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए, और बाकी अभी मैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता रहा हूँ कौन कौन से लेके जाने। वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने जो भी आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वहां पे जाके आपको ओरिजिनल लेके जाने, साथ में उनकी 2-2 फोटोकॉपी कराकर ले जाना, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और लिखी है, 1 लाख रुपीज की डीडी वाली बात। ये मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका था, आपने समझ भी लिया होगा, लेकिन फिर से बताता हूँ। तो देखो क्या है कि अगर सपोज आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अभी नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए उसको अरेंज करने के लिए, जो एडमिशन के टाइम पे चाहिए होगा ओरिजिनल फॉर्म में, तो क्या है कि उसके लिए आपको टाइम दे दिया जाएगा। कितने डेज का? सिर्फ 5 डेज का टाइम दिया जाता है। तो उसके बदले में आप 1 लाख रुपीज का डीडी जो है जमा कर सकते हो वहां पे, ये बोलकर कि मेरे पास अभी ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं है, उसकी जगह पे मैं 1 लाख रुपए का डीडी जमा कर रहा हूं, ठीक है। और वो डीडी जो है उनके पास सेफ रहता है। अगर विद इन 5 डेज आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाके जमा कर देते हो तो आपको 1 लाख रुपीज का डीडी रिटर्न कर देंगे, और नहीं करते हो तो उस केस में वो 1 लाख रुपीज का डीडी उनके पास चला जाएगा, ठीक है। तो बस इतनी सी बात यहां पर लिखी है, और ऐसा किसी के साथ केस होगा नहीं वैसा, ठीक है। और ऑप्शन 2 में भी वही सारी चीजें हैं सेम। तो ये मैंने बता दिया ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में क्या डिफरेंस है। बाकी पॉलिसी रिगार्डिंग द डिपॉजिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स और डीडी, ठीक है। तो यहां पर लिखा है कि द क्लेम टू बी अलॉटेड बाय कैंडिडेट्स इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर एलिजिबिलिटी एज एप्लीकेबल, एज वेल एज आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट इफ ए कैंडिडेट फेल्स टू सबमिट ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल और फोटोकॉपीज विद डीडी, हिज और हर कैंडिडेचर शैल स्टैंड कैंसिल्ड, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेकर जाने ही पड़ेंगे, और यहाँ पर ओरिजिनल और फोटोकॉपी लिखा है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको दोनों ही लेके जाने हैं, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि अगर आप फोटोकॉपी भी ले जाओ तो शायद काम चल जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको ओरिजिनल सारे लेकर जाना है, अपने जो जो अभी मैं बताने वाला हूँ ओरिजिनल लेके जाना, उन सबकी 2-2 फोटोकॉपी करा लेना, ठीक है। और अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, तो ये चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए। उसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट दैट आर रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड इन ओरिजिनल और डीडी 1 लाख अलॉन्ग विद 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी एज एप्लीकेबल। आप 2 फोटोकॉपी लेके जाना है, यहाँ पर 1 लिखे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 2 लेकर जाना, ठीक है, ज्यादा सेफ रहता है, ठीक है। तो ऑब्लिक जो 1 लाख लिखा है, 1 लाख डीडी वाली मैंने बात बता दी, किसको देना होगा, जिसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या क्या लेके जाना है, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट एक बार यहां से देख लो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये चेकलिस्ट बना लेना अपनी, और फाइल में जो है अच्छे से इन डॉक्यूमेंट्स को रख लेना। पहला है ऑफर लेटर, ये आप कल डाउनलोड कर पाओगे अपनी वेबसाइट से। दूसरा है सीट एलोकेशन लेटर, ये भी आप जो है वेबसाइट से डाउनलोड कर पाओगे। तीसरा है फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप, ये शायद अभी आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगी, तो एक काम करना, फीस की जो स्लिप है या तो उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है। वैसे ये मिलती नहीं है, और पहले भी नहीं मिलती है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेते हो। बेसिकली फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप वो होती है जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो कंप्लीट कर लेते हो, तो एक जो प्रिंट वाला पेज आता है, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म वाला, वो होता है, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड इशूड बाय एम्स, तो एडमिट कार्ड सभी के पास होगा, अगर नहीं है तो वो भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद 10th और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ठीक है। तो मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपको 10th और 12th का दोनों का लेकर जाना होगा। उसके बाद है सेल्फ ये, ठीक है, ये हो गया। बाकी ये लिखा है कि अगर आपके पास 10th की पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी लेकर जा सकते हो, ठीक है। तो बर्थ सर्टिफिकेट जो है, लेकिन 10th और 12th की पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, इसको अच्छे से याद रख लो, ये दोनों लेकर जाने हैं, ठीक है, मतलब चारों डॉक्यूमेंट्स। और उसके बाद जो है, हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि अगर सपोज किसी का जो बोर्ड होता है, स्टेट बोर्ड अगर होता है या सीबीएसई वगैरह में भी ऐसा होता है, तो अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट लिखा है तो इसका मतलब है कि मार्कशीट भी वही है, पासिंग सर्टिफिकेट भी वही है। और अगर ऐसे नहीं लिखा है, इसका मतलब दोनों अलग अलग होंगे। तो 10th के भी 2 डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे और 12th के भी दो डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे, एक पासिंग सर्टिफिकेट और एक मार्कशीट, ठीक है। और उसके बाद ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी वही है, कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। तो जनरल के अलावा जितनी भी कैटेगरी है, SC ST OBC EWS या PWBD, तो जो भी कैटेगरी हैं उनको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर जाना है ओरिजिनल फॉर्म में। बाकी सबकी 2-2 फोटोकॉपी करा लेना, और अपने 3-4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी ले जाना वहां पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें चाहिए होंगी। बाकी अपना आधार कार्ड जो है या एक ID जरूर रख लेना, ओके, तो इट्स बेटर। और तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं दिया, बाकी ये सब ईमेल ID वगैरह दिए, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप ऑफिशियली इनसे पूछ सकते हो। और पॉलिसीज रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर सेकंड राउंड, तो देखो सेकंड राउंड में पहली चीज तो ये है कि सेकंड राउंड में जो है पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है, मतलब जिसने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करा था वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीधी सी बात ये है, अगर किसी ने फर्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं करा तो वो सेकंड राउंड में नहीं कर सकता, लेकिन ओपन राउंड की काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है।
तो इस चीज का ध्यान रखना। और ये लिखा है कि ऑल कैंडिडेट्स हु वर एलिजिबल फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन बट डिड नॉट रजिस्टर और फिल चॉइसेस एनआर और एमपी इन दिस नोटिफिकेशन शैल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल। तो वही जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, वो सेकंड में नहीं कर पाएगा। तो ये चीज क्लियर है। बाकी सेकंड में वो कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा है। ठीक है, और अब कोई इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से यहाँ पर नहीं रह गई है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अपना जो है एडमिशन करवा लो। और जो भी कोई भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज कर सकते हो। बाकी कल जो है मैं लाइव आऊंगा ही, तो आप मुझसे अपने डाउट जो है इवनिंग के टाइम पे 6 बजे जब मैं लाइव आऊंगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन जिनको कॉलेज मिल गया है, और जिनको नहीं मिला है उनके पास भी अभी होप है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में, तो हो सकता है उनको भी मिल जाए अगर वो बॉर्डर लाइन से रह गए हैं।